सानेहा 9 मई हर लिहाज से मज़म्मती पहलू साबित करता है। वज़ीर आज़म हों, इस वक्त आर्मी चीफ हों, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये भी सवालात उठाए और ख़ास तौर पे मुतालबा किया एक किस्म का कि तमाम उन कैरेक्टर्स को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। यकीनी तौर पर ये तमाम बातें जुडिशल कमीशन को लेकर हुई, अदालतों में चलने वाले सिविल केसेस उसमें सुस्त रवि के हवाले से भी हुई। शाह खबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाह खबर साहब, कवानीन को देखें, हालात को देखें, वाक़यात को देखें, कैसे देख रहे हैं सर? सानेहा 9 मई, फिर साल हो चला है सानेहा 9 मई को। ये बड़ा अफसोसनाक बात ये है कि ये इतने जो है हार्ट ब्रेकिंग किस्म के वाक़यात हुए, और मैं समझता हूँ आपने दुरुस्त कहा कि वो 9 मई का बहुत बड़ा सानिया था कि जिस दिन जो है वो एक बड़े कैलकुलेटेड तरीके से पूरे मुल्क में जो हमारी फ़ौजी तनसीबात हैं, जो हमारी बड़े सेंसिटिव जो हमारे स्ट्रेटिजिक प्लेसेस थे, वहाँ पे हमले हुए, तोड़ फोड़ हुई, और सबसे ज़्यादा ये कि उसकी बेहुरमती की गई और शुहदा की तस्वीरों को, उनके मुजस्मों को जो है वो बेतौकीर किया गया, उसको तोड़ा गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ा एक खामी जो है या एक शॉर्ट कमिंग हमारे जुडिशल सिस्टम में भी है कि अब जो लोग उस वक्त से अरेस्ट हैं, चाहे वो फौजी अदालतों में हैं, चाहे वो आम जो एंटी टेररिज्म सिविल अदालतों में सिविल अदालतों में है, तो चले फौजी अदालतों में तो उन्होंने कहा कि हमने उसका तो ट्रायल कंप्लीट कर लिया, वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका हुआ है। लेकिन जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केसेस अभी तक चल रहे हैं, तो उसमें सवाल ये उठता है कि अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं और उनके खिलाफ शहादतें भी मौजूद हैं, तो आज तक उनमें से किसी भी एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक केस का भी फैसला नहीं किया। और उसमें जो भी कानूनी रुकावटें आड़े आती हैं, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी है, उसमें ये है कि अगर कोई मुलजिम जो है वो गिरफ्तार ना हो और वो मुलजिम हो, तो उसका एक बड़ा लंबा तरीक़ाकार है कि उसको जब तक इश्तिहारी डिक्लेयर ना किया जाए तो आप बाकी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये कवानीन जो हैं, इनको प्रोसीजर्स को कट डाउन करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई, और मैं समझ और ज़्यादा हमारे जो अवाम है उन सब की दिल आज़ारी हुई मनाजर देखे, लेकिन वो आज तक इंतज़ार ये कर रहे हैं कि अगर उनमें कुछ जो बेगुनाह थे वो आज जेलों में क्यों हैं, और जो उसके जिम्मेदारान थे उनको आज तक सजाएं क्यों नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमारे जो पुलिसिंग सिस्टम पे, प्रोसिक्यूशन सिस्टम पे और जुडिशल सिस्टम के ऊपर है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे कैपिटल हिल वाला जो वाकयात हुए थे अमेरिका में, आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे तो कोई फौजी ट्रायल नहीं हुए थे, वो तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स नहीं किए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके जो कल्प्रिट्स थे, जो उधर मौजूद थे और उनके जो सहूलतकार थे या मंसूबा साज थे, उनको किस तरीके से करार वाकई सजाएं दी। और इसी तरह आपने बरतानिया में भी देखा कि बरतानिया में भी इस तरह के वाकयात हुए थे। तो स्टेट जो है वो मशीनरी सामने आई और उन्होंने उन लोगों को जो कि कम उम्र भी थे उनको भी सजाएं दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक होते हैं, और ये बहुत बड़ा एक खतरनाक जो है, मैं समझता हूँ कि एक चाल थी और वह जो भी जुर्म था वो किया गया, तो ये उनको सजाएं तो कम से कम सिविलियन अदालतों से हो जानी चाहिए थी। बड़ा बेहतर शाह खबर साहब, एक आपने बड़ा सही अहाता कर दिया। एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी एडअप चाहूँगा, इलेक्शन को लेकर बड़ी बात की जा रही थी, और वो भी आपको पता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं ज़रा पीका कवानीन पर भी करूँगा, पहले हम इलेक्शन पे थोड़ी सी बात करेंगे। इलेक्शन को लेकर बात हुई, DGISPR ने वाज़े तौर पर बता दिया 31% वोट जिसको पड़े, जितने भी पड़े वो बता दिया। फिर उसमें उन्होंने कहा कि कवानीन के हिसाब से, फोरम्स के हिसाब से अदालती फोरम मौजूद है और फिर इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, तो जिस फोरम से रुजू करना चाहिए वहाँ रुजू करने की बजाय अगर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है तो ये भी सीधी सीधी साजिश है। जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये बातें जो है ना, ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये PID में होनी चाहिए थी, और हमारा जो जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं उनको जो है ये सारी बातें करनी चाहिए थी। अब ये बातें जो है अगर ये भी ISPR करेगी
और वो अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी कि आज तक अभी तक जो है उनके ट्रायल्स क्यों नहीं कंप्लीट हुए, या जो भी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है कि वो कम अज़ कम ऐसे सूरत हाल पैदा करे कि जिसमें ISPR को या आर्मी को अपने तर्जुमान के ज़रिए जो है वो सामने आना पड़े। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बातें की वो ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बेहतर ये होता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो इसका जो जो ड्यूटी है ये सिविलियन अथॉरिटीज डिस्चार्ज करती। सर जुडिशल कमीशन, शाह खबर साहब, क्या जुडिशल कमीशन की हैसियत होगी और जुडिशल कमीशन की जो बातें की जा रही हैं खाम ख्याली है, ठीक है, होना चाहिए, कैसे चलेगा ये मामला? जुडिशल कमीशन बतौर जुडिशल कमीशन इस खास तौर पे 9 मई के वाक़यात को लेके कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि 9 मई का वाकया या तो हो ना किसी एक जगह पे हुआ हो, तो वहां पे तो जुडिशल कमीशन बन सकता है। तो यहाँ पे जुडिशल कमीशन जहां जहां पे तो दर्जनों जगह पे 9 मई को वाकयात हुए थे। कहीं कोर कमांडर हाउस है, कहीं पे रेडियो पाकिस्तान है, कहीं पे किला बालासार है, कहीं पे मियांवाली में जो हमारा जो जहाज का वो जो एक मॉडल था उसको जलाया गया। इसी तरह और बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतने डाइवर्सिफाइड जो जराइम हुए हैं, इतने मुख्तलिफ जगहों पे वकूए हुए हैं, तो उस पे जुडिशल कमीशन उसका कैसे अहाता कर सकता है? बात ये है कि जो उस वक्त FIRs काटी गई हैं, देखिए उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं उसमें उन्होंने कुछ लोगों को बरी भी किया है, और बरी इस बुनियाद पे किया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था क्या, लेकिन वो उस वक्त वहां पे मौके पे तो जरूर पाए गए थे, लेकिन उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट उसमें क्रिमिनल एक्ट में नहीं थी। तो मैं यही कहता हूं कि ये चीजें जो है ये हमारी जो सिविलियन हायरार्कीज हैं उनको ये जो है थ्रेश आउट करना चाहिए था। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने अगर बरी होना है तो वो 1 महीने के बाद बरी क्यों नहीं हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी गौर तलब है, और इस पे हमारी सिविलियन साइड को ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये भी शाह खबर साहब कि अगर जुडिशल कमीशन के क़याम का जहाँ से भी मुतालबा हो रहा हो, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट को आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करना होगा, ज़ाहिर है ये मामला गवर्नमेंट के तवज्जुह से आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, इसके TORs पे बड़ा मसला है, कौन करेगा, कैसे करेगा तय, यही अब समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किस पार्टी से किस तरह के TORs तय करने। तो ये तो लगता है कि वाकई में ऐसी चीज़ है जो शायद इस पे से नज़रें हटाने के लिए इसकी बातें की जा रही हूँ, या ध्यान हटाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जुडिशल कमीशन भी किसने बनाना है, मुझे एक बात बताएं। देखिए, जुडिशल कमीशन आपके सामने 2-3 बने हैं। एक आपका जो है वो मेमो गेट कमीशन बना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इस वक्त जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो है 2017 का आपका जो है वो इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट है। उसके तहत जुडिशल कमीशन की कोई जो है वो प्रोविजन मौजूद नहीं है, उसमें सिर्फ इंक्वायरी कमीशन हो सकता है। जुडिशल कमीशन जितने भी बने, आपको याद होगा कि 2013 का जो इलेक्शन थे उसमें जो PTI के मुतालबे के ऊपर जुडिशल कमीशन बना था, उसके ऊपर भी एक ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा था कि जो कि उसी जुडिशल कमीशन की हद तक था। तो जुडिशल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो रिकमेंडेशंस होती हैं, उस पर जो क्रिमिनल एक्ट करना होता है वो तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने भी करना है। आफ्टर ऑल, अभी आपने देखा है कि अभी जो फैजाबाद धरना केस था उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी थी, जिसके नतीजे में अभी एक 2 मेंबर्स एक इंक्वायरी कमीशन बना था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जुडिशल कमीशंस, इंक्वायरी कमीशंस, ये आई वॉश होते हैं वक्ती तौर पे। एक तासुर किसको थ्रेश आउट किया जा रहा है, उसकी तफ्तीश की जा रही है या तहकीक की जा रही है। आफ्टर ऑल ये करना होता है आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो इतनी एफिशिएंट हो और उसकी प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, और जो लोग मुलविस हैं उनको करारवा की सजा दे दी जाए टाइम के ऊपर, तो आज ये सवालात जो हम आप कर रहे हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये कम अज कम ना होती आज। अच्छा, एक चीज़ शाह खबर साहब, इस सारे में हम जुडिशल के किरदार की भी बात कर रहे हैं, उसके भी हवाले से चीज़ें समझ रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया गया, इस सारे सिनेरियो में जो हमारी लोकल पुलिस है उसके किरदार पर बड़ी कम बात हो रही है, ऐसा क्यों है? देखिए जी, लोकल पुलिस जो है वो तो आपने देखा है कि उन्होंने अपने अपने तौर पे तो जो भी जो वो कर सकते थे किए, और उन्होंने FIRs भी काटी, उसकी तफ्तीश और तहकीक भी की।
तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि अगर तो उन्होंने ठीक तरीके से जो FIRs काटी हैं और उसके बाद जो तफ्तीश करनी होती है वो तो पुलिस ने खुद करनी होती है, तो उसमें वो अपनी तफ्तीश में ही थ्रेश आउट कर सकते हैं कि किन किन लोगों की इसमें मौजूदगी या मुलविस होना पाया जाता है, किसी का नहीं होता, और जिसके खिलाफ अगर ठोस शहादतें मौजूद हैं तो उसका चालान तैयार करना पुलिस का काम होता है। तो वो अगर अच्छा चालान तैयार हो और प्रोसिक्यूशन उसको ठीक तरीके से ट्रायल कोर्ट में प्रेजेंट कर दे तो किसी को भी सजा से नहीं जो है वो बच सकता। तो ये तमाम जिम्मेदारियां जो है वो हमारी पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन की नाकस कारकर्दगी जो है वो भी सामने आ रही है। 2014 के धरने का भी जायजा लिया जाए। DGISPR ने बड़ा वाज़े कहा, शाह खबर साहब ने कहा कि अगर तो जुडिशल कमीशन का क़याम करना ही है तो वहाँ से शुरू करें। PTV पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, सालों हो गए हैं, सालों 2014 से अब तक। शाह खबर साहब, हम सानिया 9 मई की बात कर रहे हैं, इसको साल हो गया, फिर हम 2014 से अब तक देख रहे हैं। क्या वजह है कि ये चीज़ें इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाती हैं, जो अहम केसेस हैं या जिन पर ज़रा बेहतर तरीके से एडवांसमेंट होनी चाहिए? देखिए, ये जो DGIS मिशन की बात की और उन्होंने कहा कि अगर बनाना है तो 2014 से बनाएं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो इस तनाजुर में बात की है कि इसको जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, और वो उन्होंने ऐसे सरेराह ये बात कर दी कि अगर होने तो फिर वो भी हों। तो उससे ये तासुर नहीं होना चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के हक में है। वो तो बड़े क्लियर हैं। वो तो ये कहते हैं कि जब एक चीज़ सामने सामने है जो कि सामने नजर आ रही है और उसके गैर जो है मतलब कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, उसमें जुडिशल कमीशन की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो तो पुलिस ने, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उसकी तफ्तीश करनी है। तो मेरा ख्याल है वो जो 2014 वाली उन्होंने बात की वो एक ऐसी सिंबॉलिक बात थी। उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि जुडिशल कमीशन बने और वहां से बने। अच्छा, पीका एक्ट सर 2016 तरमीम होने जा रही है, ड्राफ्ट की मंजूरी हो गई। पीका एक्ट को पहले ज़रा बताइएगा, आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं उसके हवाले से कानूनी पहलुओं पर, फिर क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं जिसमें तरमीम की जा रही है, क्योंकि सहाफ़ती बिरादरी को भी इस पर बड़े मामलात थे। फिर रेगुलेट करना सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पर भी आपसे बात करूँगा, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन पहले सर पीका एक्ट। देखिए, पीका एक्ट जो था वो बड़ा मुतनाज़ था और उसकी कुछ शिकों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। उसकी एक जो दफ़ा 20 थी, उसकी कुछ शिकों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि जो भी हुकूमत थी, जो हुकूमत आती है वो कोई ना कोई जो आज़ादी सहाफ़त है उस पर कदम लगाने की कोशिश करती है, और उस वक्त की जो अपोजिशन होती है वो साफियों के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन अगर वही अपोजिशन जब खुद पर इक़्तिदार आती है तो उनको फिर ये बातें जो है वो अदरवाइज नजर आना शुरू हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कवानीन आपने बनाने हैं जिससे आज़ादी सहाफ़त के मुतालिक कानून साजी आपने करनी है, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि उसमें आप सहाफ़ती तंजीमों को जो है वो ज़रूर उन स्टेक होल्डर्स के तौर पे उनको भी आप उनकी राय शामिल करें, और कोई भी कानून साजी जो करनी है वो स्टेक होल्डर्स को आपको ऑन बोर्ड लेके करनी है। अभी भी जो ये अथॉरिटी बन रही है, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर पीका पे इतना एतराज़ हो रहा था तो फिर इसमें भी होगा। सर, उसकी ये वजह ये है, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? जी, अभी ये जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो नया कानून सामने आ रहा है, अभी तो कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, उसके हमने टेक्स्ट भी पढ़े हैं। उससे एक टोटली एक नया महकमा जो है वो बनाया जा रहा है, और FIA में जो एक विंग था जो कि पीका के तहत जो है वो कार्रवाई करता था, उनको वो जम करने जा रहे हैं उस नई अथॉरिटी में। अब मैं ये कहता हूँ कि जब आपके ऑलरेडी अगर इदारे मौजूद हैं तो आपको पैरेलल या उसके मुतबादल इदारे क्यों बना रहे हैं? उससे आपकी बजटरी जो है वो कंस्ट्रेंट्स होंगी, आपको नए खर्चे करने पड़ेंगे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अभी एक सुओ मोटो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जाएं और वहाँ पे अपने अपने जो तजावीज़ दें, और उसमें एक चीज़ को ये भी देखें कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे एक नेगेटिविज्म और फेक न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बारे में भी गौर व खौज करना पड़ेगा कि वो कैसे रोका जाए, और वो भी वो वाला सोशल मीडिया जो पाकिस्तान से नहीं
हमारी बाउंड्रीज से बियॉन्ड जो है वो वहां से ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और यहाँ पे जो सेंसिटिव इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो हर्जा सराई और जो है वो करता है। तो उसके बारे में भी कोई जरूर सोचना पड़ेगा कि उसका तदारुक कैसे किया जाए, सर लेकिन डिजिटल कोई भी मीडिया जो पर कानून साजी हो। बिल्कुल। अच्छा शाह खबर साहब, चूंकि हमने देखा कि एक बेलगाम घोड़े की तरह ये जाए चला जा रहा है, किसी की भी हद तक कर दी जाए, किसी को भी कुछ भी कह दिया जाए, किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए और फिर उस पर सोशल मीडिया पे मौजूद मेजॉरिटी उसको सच मानकर उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दें, ट्रेंड बना दें। और हमने देखा कि भारत की तरफ से इस पर बहुत, आपको पता ही है डिस इन्फो लैब कैसे सामने आई और किस तरह से उसका भांडा फूटा। फिर हमारे अपने यहाँ से हम देखते हैं कि कई ऐसे जो हरकारे बन जाते हैं जो शायद उनको इस चीज़ का अदराक ना हो, तो इसको रेगुलेट करने की तो सर ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रेगुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, हमारे कई अरब ममालिक हैं और कोई इवन चाइना है या दूसरे जो ऐसे ममालिक हैं, उन्होंने भी किसी हद तक जो है इन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। अब एक जो है, अगर भारत में बैठकर या हमारे दुश्मन ममालिक में बैठकर अगर कोई हमारे इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, उनको डिफेम कर रहा है और उसको दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका तो कम अज कम तदारक होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बारे में तो कोई जो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारा अपना, और उसमें इवन जो वीलॉग्स हैं जो हमारे लोग खुद करते हैं, उसमें भी जो है जो फेक न्यूज़ कोई चलाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर साफ़ी तंजीमें जो हैं उनको भी उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है और उनको खुद एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो तरतीब देना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहूँगा कि इत्तफाकन मैं खुद RIUJ और PFUJ को जो है वो मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो सुओ मोटो हो रहा है, उसमें भी हम जो है सहाफ़ती तंजीमें और जो सीरियस सहाफ़त करते हैं उनसे हम तजावीज़ ले रहे हैं कि हमें कोई खुद प्रपोज कर देना चाहिए कि बजाय इसके कि उस पर कोई FIA या पुलिस जो है कार्रवाई करे, ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं ये अपना ज़ाब्ता अखलाक खुद तरतीब दें और वो एक मैकेनिज्म खुद जो है इंट्रोड्यूस करवाएं इसके बारे में। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया। माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर माहिर कानून हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पिका एक्ट से लेकर सानिया 9 मई, अदालती मामलात और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर जुडिशल कमीशन का क़याम होता तो क्यों होता और नहीं होना चाहिए। शाह खबर साहब ने भी वाज़े कहा कि इसमें कोई इबाम नहीं है, जैसा कि DG ISPR ने कहा कोई इबाम ही नहीं है इस बात में, सब चीज़ें वाज़े हैं, सब सामने हैं। जब सब कुछ सामने हो तो उस पर जुडिशल कमीशन बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर बन भी जाता है या बहुत इसकी ख्वाहिश की जाती है तो उसकी तय तक जाया जाए और फिर 2014 से इस सारे मामले को देखा जाए, जिसमें साइफर और दीगर मामलात भी फिर सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। कानूनी पहलू पर तो बात हो गई, शाह खबर साहब से ज़रा सियासी और दीगर सोशल मामलात और इस वक्त पीका कवानीन सहाफ़ती बरदरी, इस पर बहुत अरसे से उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब इसमें तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, तरमीम के लिए मुसवदे की मंजूरी हो गई है। किस किस तरह से किन किन पॉइंट्स पर तरमीम होनी है, सानिया 9 मई को सहाफ़ती बरदरी कैसे देखती है और फिर सानिया 9 मई साल हो गया, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और फिर एक सोशल मीडिया के ज़रिए जहन सादी की गई जिसके बाद इतना बड़ा सानिया पेश आया। सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सीनियर हजरात को खुशामदीद कहते हैं। सजाद मीर साहब, सर सानिया है 9 मई, एक साल हो गया, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसमें उन्होंने भी अदालत पर कुछ मुतालबात भी किए और शायद एक निज़ाम इंसाफ पर कुछ सवालात उठाए कि इतनी देर हो चुकी, साल हो गया इस मामले को, अभी तक खामोशी है। ये बात दुरुस्त है जी। एक साल होने के बाद हमें अपनी कोताही का एहसास हो जाना चाहिए कि जो फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए था, जब फौजी अदालतों की बात की जाती थी उसका मतलब था कि फैसला जल्द होगा, वो फैसला अब तक नहीं हो पाया। कहा जाता था फौजी अदालतें फैसला करेंगी, फिर हाई कोर्ट फैसला करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तो पहले दिन ही अदालतों ने कोई फैसला करने की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी सिविल अदालतें हैं वो बीच में खारिज हो गई हैं। सिविल अदालतें पहले फैसला दे चुकी हैं कि फौजी अदालतें में सिविलियन के मुकदमे सुने जा सकते हैं। एक आध फैसला ऐसा भी है जब उन्होंने इसकी नफी की है। ये गोया हमारा निज़ाम अदल यकसू नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब सिक्योरिटी के मामला इन्वॉल्व हों, जब आप फौजी
और अस्करी तनसीबात पर हमला कर रहे हों, और जब यकीनी तौर पर आम मुल्क के दफा को चैलेंज कर रहे हों, शोहदा की यादगारें उठा के फेंक रहे हों, आप अपनी इंस्टॉलेशन पर इस तरह हमला करना चाहते हो कि नुकसान पहुंचे, जहाज़ों को जलाना चाहते हो, कोर कमांडर हाउस को आप हमला करके उसको ताराज कर रहे हो, तो ये कार्रवाई जल्द होनी चाहिए थी। दुनिया में हर जगह होती है, क्या क्या नहीं होती है। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, सजा हुई कि नहीं हुई? हमने इसको हम पर लटकाया है, और लटकाने में जब मुकदमा लटक जाया करता है, तो सियासी लोग अपने बड़े तरीके के साथ हीरो बन जाया करते हैं, और यही हुआ है। पीटीआई की क़यादत जो है हीरो बनती है। आप कहती है हमारे तो आधा खानदान सिविलियन में है, आधा फौज में है, बस हम ही यहाँ लटके हुए हैं गोया। और इस सारी सूरत हाल में वो कोई उनको कोई कोई वो लेकिन जवाब तो नहीं है। ज़बान पाक में जो कुछ उससे पहले हुआ है, ये कहना कि मैं अंदर था, और ये भी कोर्ट में कह देना कि दोबारा हुआ तो यही हुआ, ये कहना काफ़ी नहीं है। ये कह देना कि मैं अंदर था, आप कह देना कि मैंने तो कोई मनसूबाबंदी नहीं की। इसका जो सबूत भी मौजूद है वो सामने आने चाहिए। और आप कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दो। वो अब जुडिशियल ये कमीशन क्या मुतालबे बनाए? पर तो आपसे बात करूंगा, ये मुतालबे पर तो मैं आपसे बात करूंगा। पीजे मीर साहब, सानिया 9 मई। देखिए जी, जो मीर साहब ने बात की है, मैं टोटली उसको एंडोर्स करता हूँ, लेकिन साथ साथ इसमें मैं ऐड करता हूँ कि मुझे बताओ यार, कैंट के अंदर आप साइकिल नहीं लेके आ सकते, गाड़ी नहीं लेके आ सकते, ये बंदे कहाँ से आए? पहले तो मुझे इसका जवाब चाहिए। देखो ना, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे, एंड लेट्स बी फेयर, क्योंकि कंटोनमेंट के अंदर तो आप दाखिल हो ही नहीं सकते। ये कहाँ से आए, किस तरह आए, क्यों आए, कौन लाया? These are the questions which need to be asked. लेकिन पीजे और मीर ये साहब, अगर पीटीआई मैं के एक छोटी सी जसारत, एक छोटी सी बात, अगर जत्थे के जत्थे अवाम की सूरत में आम आदमियों की जहन साजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जिस तरह से की गई, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर जत्थे के जत्थे तैयार होकर आ रहे हों, तो जाहिर है कि एकदम से तसादुम की सिचुएशन तो नहीं बन सकती। वहाँ तो फिर एक पाँव पीछे ले जाना पड़ता है, और अफवाज पाकिस्तान ने जाहिर है फिर ये किया होगा, और ये फिर इस तरह से दाखिल हुए होंगे। या फिर कैंट में रहने वालों पर भी जाहिर है काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी कभी भी सिविलियंस पे हाथ नहीं उठाएगी। 1970 में मुझे याद है कि जब ब्रिगेडियर न्याज को ऑर्डर्स हुए थे कि गोली चलाओ, उन्होंने रिजाइन कर दिया था एज ब्रिगेडियर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर अफवाज पाकिस्तान नहीं करेगी ये काम, नहीं करती। लेकिन आप किसी पार्टी के भी हों, आपका ये भी कोई हक नहीं बनता कि जिस तरह मीर साहब ने बात की है कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके आप अपने ही अफवाज ये जो फौज है, आप उसके जो इदारे हैं उनके ऊपर जाके आप तशद्दुद करें। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और जो भी लोग एक्चुअली, मैं कहता हूँ एक्चुअली परपेट्रेटर्स, तो बाद की बात है, एक्चुअली जो जिन्होंने किया है, इनको माफी नहीं होनी चाहिए। मैं तो नहीं माफी दूंगा, सिंपल एज दैट। एक दूसरा ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आप एक ऐसे एरिया के अंदर एंटर हुए हैं जहां पुलिस भी है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस इज हार्डली हाफ अ माइल, अबाउट अ माइल अवे फ्रॉम द कोर कमांडर्स हाउस लाहौर के अंदर। फिर उधर सरगोदा के अंदर ये जो एयर बेस के ऊपर हुआ है, जहाज जला रहे हो यार। किस किस्म के लोग हो तुम कि जहाज जलाने आ गए हो खुदा के लिए? एट द एंड ऑफ द डे, ये मैं कोई भी पार्टी का बंदा अगर इस तरह कोई करे, मैं तो सबसे पहले उसको पार्टी से बाहर निकालूं और खुद इनको मैं पुलिस या आर्मी के हवाले करूं कि ये जो लोग हैं ये हमारी पार्टी के नहीं है। ये इनको कहना चाहिए, अगर पीटीआई है इसको कहना चाहिए, जो मर्जी हो उसको कहना चाहिए कि ये आपके आदमी नहीं है, खुले आओ। और इसके अंदर एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, बिकॉज दिस कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। और इसका बेनिफिशियरी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, इसका बेनिफिशियरी होता है आपका दुश्मन जो बॉर्डर के पार बैठा हुआ है। आपके जो सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं, वो ये जो दहशतगर्द हैं, ये वो इसके खुशियां मनाते हैं। क्या किसी पाकिस्तानी ने, आई एम श्योर किसी पीटीआई के बंदे ने भी, जो सेंसिबल हैं, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, क्या आई एम श्योर उन्होंने भी इसको कंडेम किया होगा, और करना चाहिए। लेकिन इसको हमें पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो सानिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट, हमने इसको एक पॉलिटिकल रोल दे दिया था, इसको हम पॉलिटिसाइज कर दिया था। और ये सबको पता है, हर टॉक शो के अंदर ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि ये जो तहरीक इंसाफ की तमाम तहरीक इंसाफ फ्रॉम कराची टू लड़ी कोतल ये दहशतगर्द है। दैट इज नॉट द वे इट इज। द क्वेश्चन इज, ये जो चंद लोग हैं, इनको हमने पकड़ना है, इन लोगों को हमने इन लाइन लेके आना है, सिंपल एज दैट।
लेकिन अगर हम इसको पोलिटिसाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स, फॉर पॉलिटिकल वोटिंग, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। कि आप एक इंस्टीट्यूशन को बचा रहे हो, आप इंस्टीट्यूशन को एक बदनाम कर रहे हो। ऐसी कोई चीज नहीं है कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया यार, ये डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मेरी नज़र में फौज जो हमारा सेवियर है, हमारा गार्ड है, हमारा कहते हैं डिफेंडर ऑफ द फेथ है, इसके ऊपर आप मत करो खुदा के लिए। आप जो मर्जी कर लो, आपने हाई कोर्ट पे भी, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए हुए, आपने सब ने किए हुए, आपने नारे लगाए, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बड़े नारे भी लगे हुए। द क्वेश्चन इज, ये नाराबाजी है, लेकिन जो एक्चुअल जो होता है ना, ये नहीं आप करो, खुदा के लिए ना करो। इसमें एक जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो एक जवान तक पहुंचता है। और याद रखना अरसलान, जो पहली गोली होती है ना दुश्मन की, वो एक जवान के सीने पे जाती है, आप और हमारे पे नहीं जाती है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जनरल्स तो अपनी जगह पे हैं, हमने मोरल कंप्लीटली फ्रॉम द ऑफ द आर्मी, इसको हमने कभी डिरेल नहीं करना। वेरी वेल सेड पीजे मीर साहब। सजाद मीर साहब, जुडिशियल कमीशन, DGISPR ने तो बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा जो चीज़ सामने है जिसमें इबाहम नहीं है उस पर किस किस्म का जुडिशियल कमीशन। और एक और जुडिशियल कमीशन इससे पहले जो लोग सिविलियन अदालतों में हैं उनके ही केसेस को साल हो गए हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि इसको तो, इस मामले को तो किसी तरफ लग जाना चाहिए। जब सब चीज़ें सामने, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, सब कुछ सामने है, कौन किसकी इंस्ट्रक्शन पर कहाँ जा रहा था, आवाम को कहाँ कहाँ पर उकसाया जा रहा था, इस पर तो सब कुछ सामने है, फिर क्या जुडिशियल कमीशन। देखिए, हमने कुछ लफ्ज़ ऐसे सीख लिए हैं। एक तो हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना देते हैं, JIT बना देते हैं, जुडिशियल कमीशन बना देते हैं। भाई JIT क्या बनाएंगे आप? इन्वेस्टिगेशन जिनका करने का काम है उनको मजबूत करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही करें, उनका निज़ाम अदल चले। आप अब कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दें। भाई अदालतें इस काम के लिए कोई तो नहीं होती कि वो इस बात की तहकीक करें फिरें, तफ्तीश करती फिरें, ये मालूम करते फिरें कि मुजरम कौन था, जुर्म किसने किया। अच्छा, अगर वो कर लें, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और करके बयान कर दें, तो फिर उसके बाद सजा कौन देगा? मुकदमा तो अदालतों के पास आना है। वही अगर तहकीक करने बैठ जाएंगी, तफ्तीश करने बैठ जाएंगी, तो फिर अदालत किसके पास सजा के लिए भेजा जाएगा? देखिए, ये हमारे यहाँ एक नारा बन गया है, हर बार जुडिशियल कमीशन बना दो, जुडिशियल कमीशन। और जब बना दी जाता है कहते हैं जनाब ये जो रिटायर्ड जज का बन गया है। वो भी कानून में यही लिखा है कि वो हुकूमत बना सकती है। आप कहते हैं हाजिर सर्विस को बनाओ, वो कहते हैं, जज कहते हैं कि अगर हमने बना दिया तो फिर मुकदमा हमारे पास आएगा तो उसका क्या, कई मामला कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती है। आप अच्छा, एक चीज़ सजाद मीर साहब, अभी शाह खावर साहब से इस पर बात हो रही थी, चूंकि जाहिर है कानूनी पहलू है और वो बहुत बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन की कोई प्रोविज़न नहीं है, हाँ इंक्वायरी कमीशन आप बना दें, इससे पहले भी कई बने। और फिर इंक्वायरी कमीशन की वजह क्या है? अगर केसेस अदालतों में तो पहले उन केसेस को तो चलने दें। या वो देखें, जुडिशियल कमीशन जिसको कहते हैं वो तो सिविल गवर्नमेंट बनाती है, वो आपने एक्सेप्ट नहीं करते। वो अच्छे भले जज को बदनाम करके घर भेज देते हैं। वो कहता है जी सॉरी यार, पहले बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं नहीं इस काम में पड़ता। किस्सा ये है कि ये सारे बातें बचने की हैं। सब पब्लिकली आपके बयान मौजूद हैं, आपकी वीडियो मौजूद है, आपकी कार्रवाइयाँ मौजूद हैं। इसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन जो है इसको स्ट्रीमलाइन करे, स्ट्रीमलाइन करके कोर्ट पे पेश कर दे, बात खत्म। और अगर आपने फौजी अदालत में चलाना है और सिविलियन के मुकदमे जरूर चलाएं, चलाने के बाद उनको फिर आपको सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा, वो लेकर आए, जल्दी लेकर आए। 1 साल हो गया आपने बस लोगों को पकड़ा हुआ है। और उससे ये हमारे PJ भी ठीक कह रहे हैं कि पकड़ा हुआ कुछ कर नहीं रहे। हाँ, ये जो बात होगी ना कि उस दिन जब ये लोग जा रहे थे, डिफेंस में जाने वाला कोई पर नहीं मार सकता, कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कुछ लोग कहते हैं ये इसलिए नहीं हुआ कि सिविलियन ये समझते थे कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोर कमांडर पर हमला हो सकता है। अगर हुआ तो निबड़ लेंगे। और वहाँ शायद उनका ख्याल था कि ये लोग अगर अंदर आएंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने ठीक किया, गलत किया, जो कुछ भी किया, फौज ने उसको गलत समझा और फारग कर दिया। मामूली बात नहीं है कि आप कोर कमांडर को फारग कर देते हैं, फारग कर दिया। सिविलियन ने अपने किन बंदों को सजा दी है, ये भी सोचने की बात है। वो टंडो बिलावल का केस, टंडो बिलावल यहाँ था, केस था, सिंध में हुआ था। एक कैप्टन ने भून डाले थे कुछ अपने इश्क माश्के के चक्कर में पूरे गांव के 6-7 लोगों को, और मशहूर कर दिया था कि दहशतगर्दों को मार दिया। वो खबर मीडिया ने उसको उछाल दिया। और अगले ही दिन आसिफ नवाज से उस वक्त हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने एक तो तब्दील कर दिया GOC को, यानी मेजर जनरल को, ब्रिगेडियर को, और स्टाफ को तब्दील कर दिया और उन लोगों को अरेस्ट कर दिया।
फिर उस शख्स को फांसी की सजा हुई थी, बिल्कुल उस कैप्टन को या मेजर जो भी था, वो नाम भी मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसको फांसी की सजा हुई थी। और फौजी हमसे बार बार पूछते थे कि हमने अपने मुजरिम को तो फांसी की सजा दे दी है, जो सिविलियन इसमें इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक बात है। वो जेल में पड़े रहे, उसके बाद छूट गए। हम्म, ये जो हमारा निज़ाम अदल, जिसको हम कहते हैं सिविलियन निज़ाम अदल, बड़ा कमाल का है। वो ये निज़ाम अदल है कि हम फौजी निज़ाम के खिलाफ बोलते तो हैं, वो तो अपने मुजरिमों को फिर भी सजा दे लेते हैं, हम अपने मुजरिमों को कुछ नहीं करते। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। निज़ाम अदल, अभी मीर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ये सब बचने की बात करते हैं। मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये सब पजने की बात करते हैं। बचना तो हमेशा करते हैं, ये पजने की बात करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, सब एक दूसरे के काने हैं और ये कभी नहीं करेंगे। आप अदल की बात करते हैं, 6 जजेस ने क्या आपको कहा? अभी एक जॉइंट लेटर लिख के भेज दिया, ये आपका अदल है। तो द क्वेश्चन इज कि आपका क्या ख्याल है इन द लाइट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस, आपको कोई जस्टिस मिलेगी या होती है या होगी, उम्मीद है या नहीं है? ये बहुत बड़े सवालात हैं आगे। और इसके अंदर अब आप देखो कि हर जगह आप देख लो कि रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इनको नहीं आना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जब तक हम एक नेशनल रिकंसाइल करेंगे नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हर जगह अच्छा तसादुम है। पीजेपी साहब, एक तो हो गया ठीक, हमने निज़ाम अदल पर भी बात कर दी, सानिया 9 मई उसके महरिकात में एक अहम चीज़, क्या सियासी जमातें इस किस्म की मूव्स या जिस किस्म का ये मामला हुआ ये ले सकती हैं? सियासी जमातों का ये काम है जहन साजी इस हद तक ख़तरनाक कर दें कि मासूम आवाम को और नौजवानों को बहकाना शुरू कर दें सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। क्या सियासी जमातों की ये तरबियत होनी चाहिए? इस तरह की तरबियत होगी अगर तो फिर क्या हमारी नस्ल आगे परवान चढ़ेगी और किस तरह से पाकिस्तान की सियासत एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी? इन्हीं नौजवानों ने जाके सियासत की बागडोर संभालनी है आगे। ये जो सोशल मीडिया इतना, कई लोग इतने डिग्रेड हो गए हैं और इसको सोशल मीडिया को डिग्रेडेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हर पार्टी की तरफ से फायदा हुए, ये कोई एक पार्टी नहीं है, हर बिल्कुल पार्टी, ठीक। एक पार्टी उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, प्रोवोकेशन होगी, प्रोवोकेशन होगा, रिएक्शन होगा। ये आपका एक मोडस ऑपरेंडी बना हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सबको मिलके बैठ के करना चाहिए भाई। एक दूसरे की तुम पतलूने जो उतारते हो और गलीज जबान इस्तेमाल करते हो और ये पैरोडीज बनाते हो, ये आप अपना मजाक उड़ा रहे हो एज ए नेशन। ये अपने आप को तुम नीचे गिरा रहे हो। और आप ये देखोगे कि इस तरह की चीज हिंदुस्तान के मीडिया में इतनी नहीं है जितनी हम कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस को। माना पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, माना शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन यार इतना जलील तो ना करो ना खुदा के लिए। ये तो ना करो, उनको बेइज्जत कर देते हो, फिर आप उनको एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको डिलीवर करेंगे। देखो ना, अब इस वक्त हालात इतने खराब हैं अरसलान कि आपने हर जगह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक बात। महंगाई देख लो, आप मोरालिटी को देख लो, जस्टिस को देख लो, आप अपने सोशल जो आपके काम है इनको आप देख लो। हम कर क्या रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ? हमने तो फैब्रिक को उधेड़ना शुरू कर दिया है और ये जो उधड़ गई टोटल, खुदा की कसम इसको रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल टाइम लगेगा आपको। सो इस वक्त मैं बार बार जो कहता हूँ, मैं मीर साहब के प्रोग्राम में भी कई दफा कहा है, हमें मिल के बैठ के आगे बात करनी है। ये लोन रेंजर या इधर उधर के पार्टियों का काम नहीं रहा। आपने बैठना है और प्री कंडीशन नहीं लगानी, आपने कंडीशनलेस बैठना है। एंड विदाउट कंडीशन बैठे, सुने, तनकीद एक दूसरे पे बर्दाश्त करें, जो मर्जी करें, दरवाजे के अंदर बैठ के अपने सिर तोड़ दें मेंटली एंड वर्बली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कम आउट विद द रिजल्ट। अवाम रिजल्ट मांगती है हर एक से। ये जो हम रिजल्ट, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। रोल है। लेकिन सर इस पे बैठना, सजाद मीर साहब, जिस किस्म की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर हो रही है, एक तो बेहंगम है और डायरेक्शनलेस है। बस कोई ज़रा सी बात कर दे, आपको उससे इख्तलाफ हो या आपको वो पसंद ना आए, तो बस हर कोई सहाफ़ी भी बन जाता है, हर कोई तज्ज़ियाकार भी बन जाता है। फिर जहन साजी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का वतीरा अब चल रहा है, जहन साजी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और फिर जो कुछ हुआ सानिया में ही, वो इसकी एक शाखसाना भी है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जो रेगुलेट करने की बात हो रही है, इससे एग्री करते हैं आप? देखें, पीजे मीर साहब ठीक कहते हैं कि सब लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। ये जो आप कहते हैं ना जी कि नफरत फैलाने की बात हम कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा लें, आप सोशल मीडिया छोड़ दें, हो सकता है कल डिसोन करें कि सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं वो किसी पार्टी के नहीं है। आप किसी आर्मी अदारे से सर्वे करा रहे हैं पाकिस्तान में, और
बड़ा ले लें उसका जो एक स्कोप है कि ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करें, और करने के बाद अंदाजा लगाने की पार्टियों के आगे पूछें कि किस पार्टी की फौज के बारे में क्या क्या ओपिनियन है। हो सकता है कि हर पार्टी के अंदर फौज के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन पाई जाती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो नफरत, फौज को कुचल देने, फौज के खिलाफ एक तरह का एक गमो गुस्सा इस लिहाज से कि रियासत के भी परवाह नहीं की जाए, ये सिर्फ आपको एक पार्टी के बारे में मिलेगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के लोग, जिसको आप कहते हैं कि हम तो फौज के बड़े वफादार हैं और बड़े महब वतन हैं और ये हैं, मालूम हो जाएगा किस पार्टी के लोग। देखिए, मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग होंगे जो फौज को रवैये को पसंद नहीं करते होंगे, पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग होंगे जो फौज के रवैये को पसंद नहीं करते होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के रवैये को पसंद नहीं करते दरअसल। लेकिन ये कि वो उनकी तरबियत ऐसी हुई हो जैसी कि एक पार्टी पीटीआई की लोगों की हुई है, ये आपको किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। आपको ये सर्वे आप करवा के देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये नफरत करने वाले, नफरत की सियासत करने वाले, फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ इस तरह की बातें करने वाले सिर्फ एक पार्टी में मौजूद हैं, और उनकी तरबियत ही इसी अंदाज में। मीर साहब, डिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़, पहले सजाद मीर साहब आपसे, फिर मैं पीजे मीर साहब, इसका भी एक सिलसिला बड़ा चल निकला 9 मई के बाद, तो बल्कि साइफर के बाद मैं कहूँ बड़ा सिलसिला चल निकला। DGISPR ने तो 2014 के धरने का भी उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ से भी तहकीकात कर लें। PTV और पार्लियामेंट पर हमला केस आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी उस पर सामने नहीं आया। लेकिन एक डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का सिलसिला, हम बतौर सहाफ़ी इसको डिसोन करते हैं, लेकिन हर कोई सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ के नाम पे एक चीज़ चलाएगा, और जो सहाफ़ी भी नहीं है तो इस पर रेगुलेट करने की ज़रूरत तो ज़ाहिर है पेश आएगी। और रियासत का क्या किरदार होगा इसमें? यकीनी तौर पर इस बारे में कानून साजी करने की कई बार कोशिश की गई है, जो नहीं हुई है। दुनिया के हर महज़ूब मुल्क में कानून मौजूद है। हमारे लिए लोगों की रिजर्वेशन ये रही है कि ऐसे कवानीन आम तौर पर ह्यूमन राइट्स को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों के खिलाफ सियासी तौर पर बरता जाता है। ये बात दुरुस्त है। हमें ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि हमें चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो हो वो काम भी करे और ठीक तौर पर आगे बढ़ भी सके, और उसके नताइज भी ऐसे निकलें जिसकी सब तारीफ भी करें और उसको पसंद भी करें। ठीक है, यानी आज़ादी इज़हार राय और तज़हीक में फ़र्क रखें, और आज़ादी इज़हार राय का मतलब तज़हीक हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए भी समझने की ज़रूरत है। हमारी ये नई पौध जो बढ़ रही है उसके लिए भी है। पीजे मीर साहब, पीका कवानीन 2016, उसमें तरमीम के लिए मसवदे की मंजूरी हो गई है। तरमीम होती है, सहाफ़ियों को इस पर बड़े एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब तरमीम हो रही है, क्या देख रहे हैं इसको? फिर एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बन रही है। देखिए, हमने मीडिया को कई लोगों ने, सारों ने नहीं, हमारे अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद लोगों ने मीडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिस तरह अभी आपने कहा कि फेक न्यूज़, अब इस तरह की अगर न्यूज़ एमिनेट करती है तो ये सारों को आप ब्लेम ना करें, ये चंद लोग हैं जो कि इस तरह करते हैं। तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम होती है या इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, वो फिर इस तरह ही तरमीम करते रहेंगे, इस तरह ही बिल लेते आएंगे। आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब कोई रिटायर होता है, वो 2 साल तक वो बात नहीं कर सकता, या कोई आर्मी का होता है, आर्मी के चीफ्स ले लो, ये पुराने चीफ्स, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे आपने इल्जामात इन पे लगाए हैं, जब इनका पीरियड खत्म होता है फिर इन पे तनकीद करो ना, ताकि वो जवाब भी दे सके। सही बात। आप तो अपने आप को कर देते हो और वो जवाब दे नहीं सकते, और एक परसेप्शन बन जाता है, और परसेप्शन उनका नहीं बनता, फौज का बनता है कि फौज में ऐसे लोग हैं। तो द क्वेश्चन इज कि यस, आपको ऐसी यू हैव टू, ये तरमीम की बात कर रहे हैं, अगर ये आएगी, यस कईयों को नहीं पसंद आएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने मीडिया को रेगुलेट करना है। आप ऑफकॉम के अंदर जब हमने एक चैनल मैंने शुरू किया था, 3 दफा एक बड़ा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में आज, उसको मैं ही मीडिया में लेके आया, 3 दफा, याद रखना 3 दफा हमें फाइन हुआ था 15-15 हजार पाउंड का ऑफकॉम की तरफ से। क्या उसने ये बात की थी? अल्फाज। तो ये अगर आप करोगे ना इस तरह, तो फिर ये आपके ये जो मीडिया है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जाता है ये उसके ऊपर, रेटिंग के ऊपर। और यार, टू हेल विद रेटिंग, आप देखो कंटेंट क्या है, अवाम को क्या फायदा हो रहा है, अवाम को क्या ये अच्छा लगता है? एक दूसरे की पगड़ी उछालो, 2 कुक्कड़ लड़ाओ और एक दूसरे से गलीज आवाज के अंदर बात करो। मुझे नहीं लगता सर पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ पसंद आती होगी, और ज़्यादा अरसा ये चलेगी भी नहीं। अगर अभी चल रही है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ,
आपने तो हमसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स देखे हैं जो आए इस तरह के और ख़त्म हो गए, लेकिन एक कंटिन्यू ट्रेंड जो है वो एक प्रॉपर डिसेंट लिटरेरी कंटेंट का होता है जिसमें से कोई हल निकल आए। यहाँ बातचीत का कोई लॉजिकल पहलू ज़रूर होना चाहिए। इलॉजिक पहलू पर आप कितनी देर बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, थैंक यू सो मच सर। सजाद मीर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।